नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि अपभ्रंश भाषा से जुड़े हुए रहेंगे। और इन अपभ्रंश भाषा की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं रहीं जो अपभ्रंश भाषा की रहीं। और हम अगर भाषाई विकास की बात करें, हम अपने हिंदी साहित्य के उस ऐसे परिक्षेत्र की बात करें कि जो समय लगा हिंदी को वर्तमान समय में जो हम बोल रहे हैं तो किस प्रकार से उसका क्रमिक विकास होता है, तो उन सभी स्थितियों को हम इस प्रकार से जानेंगे। इससे पहले हम जो हमारी ये अपभ्रंश भाषा है इसका किस प्रकार से इतिहास रहा, उन सब तथ्यों से भी परिचित होंगे। और कुल मिलाकर के हम अपभ्रंश से जुड़े हुए उसकी जो प्रयोग की स्थितियां हैं उनकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। तो आप हमारे जो वीडियो है इसको देख करके इसका PDF प्राप्त करने के लिए दिया गया संपर्क सूत्र है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी प्रकार के नोट्स, PDF, प्रश्नोत्तरी हम उपलब्ध करा रहे हैं। हिंदी साहित्य का कोई भी परीक्षा हो, पंजाब का मास्टर कैडर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी TGT PGT, यूके TGT PGT LT या NTA NET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो JRF तक की बात करेंगे हम, ऊपर DSSB, RPSC, UPPSC जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT की परीक्षाएं, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं होती, उन सब के लिए हमारे पास उचित नोट्स, PDF, वीडियोज उपलब्ध रहेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए प्रारंभ करते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे कि अपभ्रंश के कितने भेद बताए गए। अपभ्रंश के भेदों की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास में जो तथ्य मिलेंगे उनकी बात करेंगे तो यहाँ पे विद्वानों के नाम सामने दिए हुए हैं और अपभ्रंश के भेदों की चर्चा की गई हुई है। अगर हम नेमि साधु जी की नाम लेते हैं तो उन्होंने अपभ्रंश के भेदों के रूप में बताया उपनागर, आभीर और ग्राम में। आभीर जो नाम है या दंडी जी ने भी उपलब्ध कराया, आचार्य दंडी के द्वारा भी ये नाम उपलब्ध कराया गया। मार्कंडेय जी का जब हम नाम लेंगे तो हमारे पास में वही स्थितियां हैं, कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं, सब एक दूसरे के लगभग समरूप हैं, एक दूसरे के लगभग समान तथ्य कहने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे नागर जी की बात करेंगे, मार्कंडेय जी की तो नागर, उपनागर और ब्राचड़ कह करके इसको संबोधित किया। याकोबी की बात करेंगे तो हमारे पास में इसको दिशाओं के आधार पर 4 जगह बांटने का प्रयास किया गया, यानी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तागरे इसको 3 ही भागों में बांटते हैं, यानी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। उत्तरी का नाम नहीं लेते, उत्तरी भी, उत्तरी का नाम नहीं लेते। नामवर सिंह जो वर्तमान समय के आधुनिक काल के जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं वह भी इस पर कार्य करते हैं और पूर्वी पश्चिमी कह करके 2 भागों में इसे बांटने का प्रयास करते हैं। तो विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश की विशेषताओं या उनके भेदों की चर्चा करें तो हमें ये तथ्य मिलते हैं जो आपके सामने उपलब्ध हैं। जी हाँ, तो उपनागर, आभीर, ग्राम्य, ब्राचड़ और पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कह करके हम इसे संबोधित कर सकते हैं। साहित्यकारों का अलग अलग अपना अपना मानना है, अपनी अपनी विचार धारणा है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। आप देखेंगे यहाँ पे सुनीत कुमार चटर्जी जी के द्वारा क्या प्रयास किया गया। चटर्जी जी भाषा विज्ञानी के रूप में है और ये जो अपभ्रंश है त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है, लेकिन अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना। और माने भी क्यों ना, हम वैदिक कालीन परंपरा की बात करते हैं, 2000 BC की बात करते हैं, ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो 2000 ईसा पूर्व से और वर्तमान समय में 2000 ईसवी 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। 4000 वर्षों में भारतवर्ष में बहुत सारे भाषाई परिवर्तन हुए। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और तब जाकर के कहीं हिंदी की एक पृष्ठभूमि तैयार होती है। आगे देखेंगे हम 6ठी से 11वीं सदी तक का ये जो रूप है वो कहा गया कि 6ठी से 11वीं 500 ईस्वी या कभी कभी 500 से 1000 या 600 से 1000 कहकर संबोधित किया जाता। तो कुल मिलाकर के भाषा के लिए कोई एक निश्चित तारीख नहीं डिसाइड की गई कि अब से इस भाषा को बोला जाएगा, अब से इस भाषा को बोलना बंद कर दिया जाएगा। ये एक क्रमिक विकास है जो कि हर विद्वान, हर रचनाकार के द्वारा अलग अलग है। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश और महाराष्ट्री के बाद में महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि की ध्वनियां आती हैं। उदय नारायण तिवारी जी की बात करें तो उन्होंने इनको कई तरह से अलग अलग भागों में, उपभागों में बांटने का प्रयास भी किया। हम यहाँ पे देखेंगे अपभ्रंश भाषा के वर्णों की स्थिति देख लेते हैं। हम अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें मित्रों
तो हिंदी वर्णमाला में यह संख्या जो है यहाँ पर 30 और 10 40 हो जाती है। यहाँ पे यह संख्या कितनी है? 30 और 10 40 है। लेकिन स्वर और व्यंजन अगर मिलाकर हम देखें तो 39 और 13 कुल 52 हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे स्वरों की संख्या के रूप में तो हमें मिलेगा ह्रस्व में, ह्रस्व यानी जहां पर एक मात्रा होती है वहां पर हम देखेंगे अ, ई, उ, ए, ओ। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पे व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे तो हमें मिलेगा कंठ, और यह कंठ जिनका उच्चारण कंठ से होता है, क, ख, ग, घ। अब यहाँ पे अगर अंगा की बात करते तो वो हमारी हिंदी में आ जाता, तो यहाँ पे कंठ वर्णों की संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएगी। तालव्य वर्णों की संख्या देखेंगे तो च, छ, ज, झ, यानी यहाँ पर नहीं होगा, जो कि हमारा उस जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो जुड़ जाता है। लेकिन मूर्धन्य की संख्या 5 होगी, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर दंत भी उसी तरह से 5 होंगे, तो 2 वर्ण यहाँ पे कम हो गए, 1 और 2 इस तरह से कम हो जाता है। इसके बाद में देखेंगे हम ओष्ठ्य वर्णों की संख्या। ओष्ठ्य वर्णों की संख्या जो है वह भी 5 है, प, फ, ब, भ और म। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो परिवर्तन कहाँ पे है? परिवर्तन हिंदी वर्णमाला के आधार पर इनमें है, यानी 2 वर्ण कम हो गए। हम देखेंगे अंतस्थ वर्णों की संख्या, तो अंतस्थ में य, र, ल, व और श पूर्वीय अपभ्रंश में श का प्रयोग किया जाता है। ऊष्म वर्णों की संख्या स और ह है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे वर्णों की संख्या जो है वह टोटल 40 है, जो कि हिंदी में 52 होते हैं। तो कुल मिलाकर के अपभ्रंश के वर्ण यहाँ से स्पष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम तो हमारे पास में कुछ और तथ्य मिलेंगे जो अपभ्रंश की विशेषताओं को अभिव्यक्त करेंगे। यानी अपभ्रंश को हम उकार बहुला कहते हैं। उकार बहुला उ यानी उ और कार यानी जिसका उच्चारण होता है। इसके अपभ्रंश में उकार यानी अंत में उकार का प्रयोग होता है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही है थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। आपस में 2 वचन यानी एक वचन और बहुवचन ही प्रयुक्त हो रहे थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही मिलता है, तो यह लगभग हिंदी से समरूपता है। तो कुल मिलाकर के हिंदी के विकास में यह सब अपना अपना योगदान रखते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप है, उसे हम अवहट्ट कह लें या हम पुरानी हिंदी कह लें या हिंदी का प्रारंभिक रूप कह लें, सब क्या है? अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। अगर हम देखें सुनीत कुमार चटर्जी जी का कथन, तो वह कहते हैं और उनकी मान्यता है कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट के रूप में संबोधित और संकेतित किया जाता है। अवहट्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योतिष ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, जो कि उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यहाँ पर शब्दकोश की चर्चा की जाती है, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां मिलती हैं, 14वीं शताब्दी में इसका प्रयुक्त है। और यह वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर के इस ग्रंथ में यहाँ पे अवहट्ट शब्द का प्रयोग मिलता है। हम आगे बढ़ेंगे कुछ और तथ्यों के साथ। जब हम देखेंगे यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का ढांचा लगभग वही है जो 8वें अध्याय के 4th पाद में हेमचंद्र जी का सिद्ध हेम शब्दानुशासन महत्वपूर्ण जो काव्यशास्त्र का ग्रंथ है उसमें मिलता है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। और यहीं पर जब हम किशोरी लाल जी की बात करते हैं तो हमें हिंदी शब्दानुशासन एक ग्रंथ मिलता है। तो यहाँ पे हम अब हेमचंद्र जी के इस ग्रंथ का नाम यहाँ पे बड़े इत्मीनान से लेंगे। ध्वनि परिवर्तन की जिन प्रवृत्तियों के द्वारा संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप प्राकृत में प्रचलित थे, वही प्रवृत्तियां अपभ्रंश शब्द में दिखाई पड़ती हैं। जैसे अनादि और असंप्रत्यक क, ग, च, ज, त, द, प और या और वा का लोप तथा इसके स्थान पर उद्वत स्वर अ अथवा य की श्रुति का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से अनादिकाल में इस प्रकार के वर्णों की एक नई शैली का प्रयोग हुआ। यहाँ पे तो अध क और क के साथ में लिखा हुआ है, व द के साथ में जब लग रहा है तो आदि संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग इसमें दिखाया गया और अपभ्रंश में यह द्वित्व प्रयुक्त होते हैं। जी हाँ, तो अपभ्रंश में जो प्रयुक्त होने वाले द्वित्व हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं वर्तमान समय में हमें हिंदी के रूप में भी दिखाई पड़ता है। अब हम देखेंगे कुछ और तथ्य इससे जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि अपभ्रंश कारक रचना में
विभक्तियां प्राकृत की अपेक्षा अधिक घिसी हुई है। जो विभक्तियों की चर्चा हम अगर कर रहे हैं, हम व्याकरण की पूरी तरह से परिचर्चा कर रहे हैं, जैसे तृतीया एक वचन में एण की जगह ए और षष्ठी एक वचन में स के स्थान पर ह का प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे विभक्तियों का यह परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश निर्विभक्ति भक्तिक संज्ञा रूपों में से एक कारक रचना की गई है। अपभ्रंश ने नए सुबंतों और तृणंतों की सृष्टि की है। सुबंतों और तृणंतों की सृष्टि यहाँ पे इसकी एक नवीनता है, इसकी एक नई परिचाई, नई जो दृष्टिकोण है वो भी अभिव्यक्त करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अपभ्रंश का सबसे दुलारा छंद जो है वह दोहा छंद माना जाता है। अपभ्रंश का सबसे दुलारा छंद क्या माना जाएगा? दोहा छंद माना जाएगा। और अगर दोहा न दिया हो तो उसको हम इहा कह सकते हैं। एक दो जगह यह भी देखने को मिला, प्रकृत को गाथा के कारण गाहा बंद कहा जाता है। यही गाथा सप्तशती और गाहा सप्तशती के रूप में दो अंतर मिलते हैं, वो हमें यहीं से कहीं ना कहीं मिलते हैं। उसी प्रकार से चर्चा करें तो उसी प्रकार अपभ्रंश को हम दोहा बंद कह सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार प्राकृत को हम गाथा बंध या के कारण गाहा बंध कह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपभ्रंश को क्या कह सकते हैं? दोहा बंध। क्योंकि प्राकृत का प्रिय छंद कौन सा है? गाथा या गाहा। फुटकल दोहों में अनेक ललित अपभ्रंश रचनाएं हुई और यह रचनाएं हमें संपूर्ण आदिकाल के अंतर्गत सभी दृष्टिगोचर होती हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में भर्तृहरि जी का वाक्य पदीयम मिलेगा और भर्तृहरि ने कहा कि सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। तो यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा अपभ्रंश पर एक नए परिदृश्य अभिव्यक्त करते हुए मिलते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि भ्रष्ट, अपभ्रंश का अर्थ ही क्या है? भ्रष्ट यानी अशुद्ध शब्दों को प्रयोग किया जाने वाला। अशुद्ध किसकी अपेक्षा? अशुद्ध या अपभ्रंश में अशुद्धि नहीं है, संस्कृत के सापेक्ष अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें यह भाषा अशुद्ध लगेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, छायावादी हिंदी की बात कर रहे हैं, और हम 70 के दशक में जो हिंदी प्रयुक्त की जा रही थी या वर्तमान समय में जो हिंदी प्रयुक्त की जा रही है, जो नीलोत्पल मृणाल जी के द्वारा जो नई हिंदी का प्रयुक्त जो हो रहा है, तो उन दोनों में बड़ा अंतर होगा। तो पूर्ववर्ती के सापेक्ष जो नवीन हिंदी या नवीन भाषा का जो प्रयोग होगा वह सदैव परवर्ती होगा, वह सदैव भ्रष्ट, संस्कारच्युत, भिन्न, अशुद्ध माना जाएगा। ठीक वही परंपरा यहाँ पे भी थी। और उन्होंने कहा, भर्तृहरि जी ने सीधे सीधे कहा कि शब्द संस्कारहीनो यगौरिति प्रयुक्तुच्छते तमपंशम इच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। तो यहाँ पे संस्कारहीन जो तथ्य हैं वह इसे नए प्रभाव में अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। शब्द को पूरी मनोयोग से ध्यान दीजिए। संस्कारहीनो, शब्द संस्कारहीनो यगौरिति प्रयुच्यते तमपंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम, इस तरह से यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और तथ्यों के बारे में, कुछ और विचारकों के बारे में बात करेंगे। व्याधि की पुस्तक लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था, वह दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। अगर वह उपलब्ध होता तो शायद हम कुछ और प्रमाण जुटा पाते। पतंजलि जी का बड़ा योगदान रहा। हम जब इतिहास की चर्चा करेंगे भाषा के, अपभ्रंश भाषा के, अभी तो हम छुटपुट जो तथ्य हैं जिनको हम विशेषताओं में संकलित कर चुके हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पतंजलि जी का बड़ा ध्यान रखना होगा। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया, और अपशब्द यह संस्कृत के सापेक्ष अपशब्दमयी भाषा का प्रयुक्त है। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक दोहा है, वयोशोपशब्दा अल्पी यशा शब्दाः इति एकैकस्य हि शब्दस्य वहयो प्रमशा। इस तरह से यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया कि एकैकस्य हि शब्दस्य वहयो प्रमशा, अल्पी याशा शब्दाः अपशोपशब्दा में भयोपशोपशब्दा, यानी
जो प्रयोग है वह अपशब्दों का है। अपभ्रंश में जो भाषाई प्रयोग है, जो शब्दों का प्रयोग है, वह अपशब्द है मूलतः, उनको ध्यान रखना चाहिए। हम नए आलोचकों की बात करेंगे तो हमारे पास में बहुत अच्छे भाषा विज्ञानी दो लोगों के नाम आते हैं, उदय नारायण तिवारी जी का नाम आता है और भोलानाथ तिवारी जी का। इनके अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया था और उन्होंने कहा कि न लोपो भंशे धूव रेफस्य। रामचंद्र शुक्ल जी के जब बात करेंगे तो वह अपभ्रंश का नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में प्राप्त करते हैं और जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन 650 विक्रमी संवत को पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि अभिव्यक्त किया। तो शुक्ल जी का जो तथ्य है या जो उनका मानक है वह भी अलग है अपने आप में, लेकिन इसके बाद में हम फिर भामह जी की चर्चा करेंगे और भामह जी का काव्य अलंकार ग्रंथ प्रस्तुत करेंगे। अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया और यह विवशता भी थी। संस्कृत की जटिलता प्राकृत पाणी के क्रमिक विकास के माध्यम से अपभ्रंश का जन्म होता है। संस्कृतम प्राकृतम चान्य पद भ्रंशम इति त्रिधा। संस्कृतम प्राकृतम चान्य पद भ्रंशम इति त्रिधा। किशोरीदास वाजपेयी जी, इसको महत्वपूर्ण है मित्रों, ये तथ्य नोट कर लीजिए, हमारी प्रश्नोत्तरी में भी आपको ये मिलेगा। किशोरीदास वाजपेयी इसको ण भाषा के रूप में अभिव्यक्त करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ध्वनि है वहां पे ट वर्ग की बहुलता है और ण भाषा कह करके इसको संबोधित करने का प्रयास करते हैं। दंडी के काव्य दर्श की बात करें तो गायकों संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश इन 3-4 भागों में इसे विभक्त किया गया और कहा गया तदेतद वाद्यम भूया संस्कृत प्राकृते तथा अपयशस्व मिश्चेत्या सर्याश्रुति विर्धनम। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि जो तथ्य हैं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त हैं, इन 4 भागों में बटे हुए हैं। नीचे इंस्टाग्राम अज्ञानी प्रभात नाम से है और जो अंतिम है वह फेसबुक हमारा, वह भी अज्ञानी प्रभात नाम से। यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़े हुए सारी डिटेल्स या व्यक्तिगत कोई भी समस्या होने पे उपलब्धता कराई जाएगी। आगे देखेंगे हम दंडी काव्यादर्श में अपभ्रंश को अभीर कहा गया। नोट कर लीजिए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको बहुपयोगी नोट्स उपलब्ध कराएंगे। अभीराद गिरथ काव्येश प्रंसः इति स्मृताः, यानी अब अपभ्रंश के कई सारे नाम हैं, यहाँ पे अभीरादि कहा गया, काव्य प्रभ्रंशा इति स्मृताः। अब देखिए कुल मिलाकर के अगर हम नाम देखें तो इसे विभ्रष्ट कहा गया, आभीर कहा गया, अवहंस कहा गया, अवहड्ड, पटमंजरी, अवहथ, औहट, अवहट, इस तरह के नामों से पुकारा गया। तो अपभ्रंश बहु नामों के माध्यम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अपभ्रंश की जितनी भी विशेषताएं संभव थी हमने आपको सभी कुछ उपलब्ध कराया। अब आपकी जिम्मेदारी है मित्रों, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। प्लीज कॉन्टेक्ट अस व्हेन यू वांट टू गेट PDF एंड मोर लाइव क्लासेस। अगर आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस की डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।